हम न्यूज़ की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने माली साल 2023-24 का बजट पेश कर दिया है कौमी असम्बली में। कुल हजम 14,446 अरब है इसका, जिसमें जो मुख्तलिफ अगर हम आदाद शुमार की बात करें तो सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर यह है कि उनके लिए 1 से 16 ग्रेड के अफसरान के लिए 35% इजाफा किया गया सैलरीज़ के अंदर। फिर 16 से 22 तक के जो मुलाजमीन उनके लिए 30%, जबकि माहाना कम अज़ कम जो पेंशन है वो कर दी गई है, उसमें भी इजाफा 17% का हुआ है। और जो कम अज़ कम जो उजरत है वो 32,000 कर दी गई है 25,000 से बढ़ाकर। और इसके अलावा जो ओवरऑल बात की इसहाक़ डार साहब ने, उन्होंने कहा कि ये ज़िम्मेदाराना बजट है, इलेक्शन बजट नहीं है। ओवरऑल जो बजट कैसा था इस पे हमें हफीज़ पाशा साहब ने ज्वाइन किया है, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, उनसे माहिराना राय लेंगे बजट के हवाले से। हफीज़ पाशा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसा लगा आपको बजट माली साल 2023-24 का? इसहाक़ डार साहब तो कह रहे हैं कि ज़िम्मेदाराना बजट है, ये इलेक्शन का बजट नहीं है, क्या कहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तकरीर जो की है वो तकरीबन कुछ कम थी 2 घंटों से, तो उसमें ज़्यादा उनका जो रुझान था वो मुख्तलिफ शोबे या मुख्तलिफ ग्रुप्स को मराद क्या देना है, उस पर तकरीबन आधे से ज़्यादा वक्त उन्होंने इस पे लगाया है। तो इससे कुछ एहसास कुछ हद तक ये हुआ है यकीनन कि वो चाहते हैं कि कुछ इस वक्त ज़रा वोट्स में इजाफा हो, और मराद शायद इसलिए भी कुछ हद तक दे जा रहे हैं। मगर यकीनन इसमें ये भी पहलू है कि इससे हमारे शरह नमू में कोई तेज़ी और आ सके। मुझे जो ओवरऑल इम्प्रेशन मिलता है बजट के बारे में इस वक्त, इसलिए कि अभी तक वो किताबें सर्कुलेट नहीं हुई हैं, इंटरनेट पे नहीं आई हैं, मगर जो आदाद शुमार उन्होंने पेश किए हैं उससे जो एक नुमाया तौर पर एक बात जो नजर आ रही है। हेलो जी 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 जी, पाशा साहब से हमारा राब्ता दोबारा उनकी तरफ बढ़ेंगे बजट के बारे से। वो कह रहे हैं कि लग रहा है इसहाक़ डार साहब की तकरीर सुन के कि वो कुछ करना चाह रहे हैं, वोट अपने कुछ बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन इसहाक़ डार साहब ने यह वाज़ेह किया था कि ये इलेक्शन बजट नहीं, ज़िम्मेदाराना बजट है। हम ट्रांसमिशन में राना इहसान अफजल साहब को भी वेलकम कहेंगे, वज़ीर-ए-आज़म के स्पेशल असिस्टेंट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं आदिल अब्बासी साहब और मुज़म्मिल सरवर्दी साहब भी। तफसीली गुफ्तगू होगी बजट के हवाले से कि बजट कैसा रहा। ओवरऑल अगर हम बात करें आदिल अब्बासी साहब, कैसा लगा बजट आपको? मुतवाज़न बजट इसे कह सकते हैं और ज़िम्मेदाराना बजट कह सकते हैं जिस तरह आप क्लेम कर रहे हैं? मैंने आपसे ट्रांसमिशन में जब हम ये बजट स्पीच से पहले भी हम ये बात कर रहे थे ना कि वो कोशिश ये ज़रूर करेंगे कि वो उन कुछ सेक्टर्स को एड्रेस करें क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में जाना है। वो अभी आपको हफीज़ पाशा साहब ने भी यही बात की कि उसमें आपको इम्प्रेशन मिल रहा है कि वो ज़रा अपने वोट को देखते वो कर रहे हैं। उसकी रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे लगता है क्योंकि IMF के साथ जो मामलात हैं वो फाइनलाइज नहीं हुए, उसकी वजह से उन्होंने फिर यही कोशिश की है कि जिस हद तक हम जो सेलिएंट फीचर्स हैं बजट के, बड़ी डिटेल से भी हमारे सामने हम उसको बड़ी डिटेल से तो बात करते हैं जब हम गेस्ट लेते हैं कोई अपने, लेकिन कोशिश ये की है उन्होंने कि वो इन इश्यूज़ को एड्रेस करें। लेकिन ये रियलिस्टिक है या नहीं है ये एक्सपर्ट्स हमें बता सकते हैं, बिकॉज बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा है कि जो IMF का फ्रेमवर्क जिसका कहा जा रहा था उसमें बजट रखने का वो नहीं दिखाई तो तकरीबन कोई 1074 अरब की सब्सिडीज भी दे दी गई है बिजली, गैस और दीगर शोबा। क्या आपको वो IMF जो है वो उसकी स्पेस देता है या कैसे करेंगे? पूछेंगे कि आपने सब्सिडीज दे दी हैं 1074 अरब रुपए की, IMF तो मना करता रहा कि सब्सिडीज मत दें, तो IMF के साथ फिर इसका मतलब है कि बात नहीं बनती हुई नजर आ रही है। मतलब देखें, सबसे पहले तो आज इसहाक़ डार साहब ने भी कहा कि ये सियासी बजट नहीं है, और उन्होंने IMF का इंदिया दिया कि हम IMF के प्रोग्राम को मुकम्मल करना चाहते हैं। और ये जो बजट है, देखें असल जो चीज़ होती है वो प्राइमरी डेफिसिट होता है, वो इस बजट के अंदर सरप्लस दिखाया गया है, जिसका मतलब है कि जो IMF की जो एक मेन कलीदी शराइत होती है कि आप अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स को निकाल दें तो जो आपकी जो एक्सपेंडिचर्स और जो इनकम है वो मैच होनी चाहिए, तो वो इसके अंदर है। और इसके अंदर जो फिस्कल डेफिसिट भी जो है उसका टारगेट भी जो है वो 6.5% दिया गया। तो मैं समझता हूँ ये जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क है IMF का, उसके साथ ये कंप्लाई करता है। जब आप बात करें कि IMF किस चीज़ को देखता है, वो फिस्कल डिसिप्लिन चाहता है, और फिस्कल डिसिप्लिन इसके अंदर प्राइमरी सरप्लस की सूरत में आपको नज़र आ रहा है।
तो बाकी ओवरऑल मैं समझता हूँ कि हमने सारे उन सेक्टर्स को जो है वो टच किया है या इंगेज किया है, या उनके अंदर हम चाह रहे हैं कि अच्छी फैसिलिटेशन हो जो जल्द आपको रिजल्ट ला के दे सकते हैं। जिस तरह सोलराइजेशन है वो एक 1 ईयर टर्म के अंदर यू कैन गेट रिजल्ट्स। एग्रीकल्चर है उसके अंदर 1 ईयर टर्म के अंदर यू कैन गेट रिजल्ट्स। वो तो इम्पोर्ट ही होंगे सर, यहाँ पे वो पैनल जुड़ रहा होगा, अगर उसके सेल्स का भी मटेरियल अगर कोई चीज़ अगर इम्पोर्ट की जाती तब जाके बनता प्रॉपर, अगर यहाँ पे बन रहा होता फिर नहीं। देखिए अभी तो नहीं बन रहा ना, अभी तो इम्पोर्ट ही हो रहा है, लेकिन उसका जो पे बैक है इम्पोर्ट होती है। अब सिर्फ प्लेट के जो उसके जो देखिए किसी भी इंडस्ट्री की अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में करनी है तो इनिशिएशन तो असेंबली से होगी। अभी आप पूरा मुकम्मल पैनल बना रहे हैं, पहले स्टेज पे आप असेंबली करेंगे, फिर उसका ग्लास एल्यूमिनियम यहाँ बनना शुरू होगा, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ जो है वो चीज़ें डिलीशन होती है, एकदम से नहीं होती, लेकिन इट इज़ अ स्टार्ट। आप असेंबली करके कुछ आपकी जो है वो सेविंग यहाँ स्टार्ट हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ उन सेक्टर्स को हमने टच किया जो 1 साल के अंदर डिविडेंड्स दे सकते हैं। एग्रीकल्चर हो गया, IT हो गया, सोलराइजेशन हो गया। अगर इलेक्शन के बाद कोई गवर्नमेंट जो कोलिशन गवर्नमेंट ही बनती है तो आप लोग इसी बजट को कंटिन्यू करेंगे, नया बजट नहीं लाएंगे? मिनी बजट वगैरह कोई? देखिए डेफिनेटली ये भी इस चीज़ का इंदिया भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दिया कि जब उन्होंने IMF की हेड से बात की कि मुमकिना तौर पे ये इस साल के फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में ही आपको एक 24वां IMF का प्रोग्राम की ज़रूरत होगी। तो जब हम कहते हैं कि हमने अदाद शुमार उनसे शेयर किए हैं और हम समझते हैं कि एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क में हमने जो प्राइमरी डेफिसिट की जो मैंने बात की वो भी इन कंप्लाइंस है जो IMF आपको कहता है, तो इंशाल्लाह ताला इसके अंदर ज़्यादा ट्वीकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो इसी बजट को हम आगे लेके जो है वो चलेंगे। डेफिनेटली हमने पूरे साल का बजट दिया है, ये बजट जो है वो हमने 2 महीने का जुलाई और अगस्त का तो नहीं दिया, तो दिस इज़ अ बजट फॉर द होल ईयर। नहीं, लेकिन यूजुअली होता है ये तमाम क्लेम होते हैं। हमने पिछली गवर्नमेंट्स में भी देखा कि वो एक बजट आ जाता है, उसके बाद जो अपोजिशन होती है वो यही तनकीद कर रही थी, एक मिनी बजट आएगा, मिनी बजट फिर आते हैं और उसके बाद वो जो फिगर्स जो टारगेट्स होते हैं वो अचीव नहीं हो पा रहे होते। आपको टैक्सेशन आपको दूसरे तरीके से अपनी गवर्नमेंट को चलाना पड़ता है। तो आपकी गवर्नमेंट अगर आती है तो आप क्या कहते हैं? कल IMF अगर आती है आपके साथ, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, वो किस्त अपनी जारी करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये बिल्कुल लेटर इन स्पिरिट में आपको इंशाल्लाह ताला बिल्कुल वाई नॉट। और देखिए जो आपने बात की डेफिनेटली मिनी बजट्स भी जिस तरह फ्लड्स आ गए पिछले साल, वो एक अनहोनी थी, एक एक्सटर्नलिटी थी कि जो कोई बंदा $30 बिलियन का वो तो आपको लॉसेस हुए। फिर उसके बाद जो एक IMF का डिले हुआ उससे आपके जो रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर आया और फिर आपका टैक्स कलेक्शन कम हुई। तो ये चीज़ें देखें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हमारे मुताबिक इस वक्त ये एक रियलिस्टिक और अच्छा बजट है, अचीवेबल बजट है। ये टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। 3.5% की ग्रोथ जो है वो ओवर एम्बिशियस नहीं है। ये रेमिटेंसेस का क्या करेंगे? आपने नेक्स्ट ईयर के लिए अपना एक्सपोर्ट का जो टारगेट रखा है वो $30 बिलियन है, जबकि जो रेमिटेंसेस का है वो $33 बिलियन रखा है। ये क्या करेंगे? तो बड़ा डिप आया है उसके अंदर। देखिए ये जो अभी जो डिप आया वो रिमिटेंसेस के अंदर, उसकी वजह बेसिकली एक तो कोविड के बाद आपने देखा कि जब फ़्लाइट्स दोबारा से बहाल हो गई तो वो जो एक पुराना ट्रेडिशन था कि लोग अपना कैश कैरी, तो उसके इम्कानात हैं कि और चैनल्स के थ्रू कैश आना शुरू हो गया कोविड के बाद। और दूसरा ये कि जो ओपन मार्केट और इंटरबैंक का जो फ़र्क पड़ा उससे भी इम्पैक्ट हुआ, जो हम समझते हैं अगले साल कंटिन्यू ये डिफरेंस नहीं करेगा। ये चीज़ें जो हैं ये रिजॉल्व होने की तरफ जाएंगी। अगर हम IMF का प्रोग्राम अगर ये अभी 30 जून तक अगर इसकी 9th रिव्यू हो जाता है और अगर ये नहीं भी होता और आगे जाके IMF के हम प्रोग्राम में आ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो आपका ये जो कह लें रिजर्व्स का इशू है, जो एक डॉलर लिक्विडिटी क्राइसिस है, हम उससे बाहर निकलेंगे। और ये जो एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंशियल जो चलता है वो भी एक तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो वाहिद चीज़ अगर मैं बजट मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और रेमिटेंसेस के लिए अगर मैं वाहिद अट्रैक्शन देखूं तो वेवर ऑफ 2% फाइनल विद होल्डिंग टैक्स है ऑन परचेज ऑफ ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये प्लॉट स्लॉट के लिए। इसके अलावा तो जो आपने नाइकॉप और ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीदें थ्रू फॉरेन रेमिटेंस, तो आपने वो 2% उनके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म किया है। इसके अलावा तो कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी को और क्या फेवर मिली है रेमिटेंसेस को अट्रैक्ट करने के लिए? दिस इज़ दी ओनली वन सेलिएंट फीचर जो नज़र आता है कि आप रेमिटेंसेस को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं, वो ये है कि वो प्लॉट्स ख़रीद लें तो आप 2% टैक्स नहीं लेंगे। दैट्स ऑल।
دیکھیں اس کے علاوہ آلریڈی جو رجیم چل رہی ہے, جس طرح RDA ہے اس کے اندر ان کو ایک اچھا انٹرسٹ ریٹ ملتا ہے اگر وہ ڈپازٹ کریں, تو آلریڈی یہ انسینٹیوائزڈ ہے. پر اس کے باوجود گرے ہیں پچھلے سال, ان سب انسینٹیوز کے باوجود گرے ہیں. اب اس کو اٹھانے کے لیے جو مجھے واحد لگا کہ آپ نے کہا پلاٹ خرید لو, ہم آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے, دیٹس آل. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو گرنے کی وجہ ہے وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی, لیکن دیکھیں اگر کسی نے پاکستانی نے پیسہ تو بھیجنا ہی ہوتا ہے, اگر وہ آفیشیل چینل سے بھیج دے تو وہ آپ کی ریمیٹنسز اب جو ہیں وہ زیادہ کاؤنٹ ہو جاتی ہیں. اگر وہ ان آفیشیل سے آنا شروع ہو جائے, جو میرے خیال سے پچھلے سال یہ ایک وجہ بنی جس سے ڈپ کر گیا, ورنہ یہ گروئنگ ٹرینڈ ہی ہے. اگر آپ کو ہسٹوریکلی دیکھیں تو ریمیٹنسز بڑھتی ہی چلی آ رہی ہیں. لیکن پھر اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے 2 ایکسچینجبل ریٹس رکھے, آپ کا انٹر بینک کم تھا, آپ کا مارکیٹ زیادہ تھی, تو وہ جو ڈاکٹر صاحب کی 2 ریٹس والی پالیسی فلاپ ہو گئی, اس سے ریمیٹنسز گر گئیں. لوگوں نے باہر والی مارکیٹ سے بھیجا, بینک سے نہیں بھیجا کیونکہ آپ کا بینک ریٹ کم تھا. آج بھی بینک ریٹ کم ہے, آج بھی آپ کا جو بینک کا ایکسچینج ریٹ ہے وہ 286 ہے, مارکیٹ 305 ٹریڈ کر رہی ہے. اب اگر میں نے $500 بھیجنے ہیں گھر اور مجھے $20 کا فرق پڑ رہا ہے کہ میں آپ کے بینک سے بھیجوں تو مجھے $286 کا ملے گا, میں والا انڈی سے بھیجوں مجھے $305 کا ملے گا. میں نے $500 بھیجنے میں کہاں سے بھیجوں گا؟ دیکھیں اس کے اوپر دار صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ان کے خیال سے جو ریل ایکسچینج ریٹ ہے وہ کوئی 240 کے اندر ہے, اور یہاں جو بلومبرگ کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہیں کہ 240. میں تو ریل بات کر رہا ہوں کہ باہر یہ منی چینجر کے بعد چلے جائے 305 پہ ہے. اگر جس طرح کے ایک پاکستان میں ایک بلیک اکانومی کا بھی فیکٹر ہے, اگر آپ ان چیزوں کو کھلا چھوڑ دیں تو پھر تو اس کو آپ روک ہی نہیں پائیں گے. تو یہ دار صاحب کی جو اس پہ جو وہ بار بار جس کو دہراتے بھی ہیں کہ یہ اس کو تھوڑا بہت آپ نے یہ مارکیٹ کے بیس کے اوپر ہی ہے, لیکن جو انریلسٹک ایک وہ اسپیکولیٹر اس میں آ جاتا ہے, جو اور آپ کا جو بلیک منی کا انویسٹر آ جاتا ہے, تو پھر ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ وہ پھر اگر 2 ریٹس رہیں گے تو پھر ڈپ آئے گا. دیکھیں 2 ریٹس نہیں ہونے چاہیے, they shouldn't be there, they're here because you are at a low reserve. آپ کے ریزروز اس وقت جب یہ چیزیں نارملائز ہو جاتی ہیں, مثال کے طور پہ IMF کا 9th آپ کا ریویو ہو جاتا ہے, آپ کے پاس ADB ورلڈ بینک کے جو انفلوز آنے ہیں وہ آ جاتے ہیں, ہم کمرشل بورونگ کر لیتے ہیں. فیکٹر ہے نا IMF نے آپ کو کہا ہے کہ $1 ریٹ آپ کا یہ پیرٹی لانی ہے. آپ دوسرا ایکسٹرنل فائنینسنگ کا آپ کا مسئلہ ہے, اور تیسرا مسئلہ تھا کہ آپ نے جو بجٹ بنانا تھا وہ ان کے فریم ورک میں ود ان فریم ورک. اب چونکہ ظاہر ہے آپ کی جو رائے ہے وہ ایک حکومت کی رائے ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ جو ہوں گے ہم ان کا بھی پوائنٹ آف ویو سامنے رکھتے ہیں نا کہ یہ کتنا ود ان دا فریم ورک آف IMF ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے ابھی ریزروز ہمارے لو ہیں, تو ظاہر ہے جب تک آپ ڈالر کا مسئلہ جو ریٹ کا مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک تو پھر یہ چیز رہے گی نا, رہے گی. پھر 2 ریٹس رہیں گے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگلے ایک سال میں 2 ریٹس رہیں گے. آپ کے پاس 2 چیزیں ہیں, آپ پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو فائنینسنگ سے یا تو آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا اگر وہ دوست ممالک آپ کی ہیلپ کر دیتے, IMF کا 9th ریویو ہو جاتا, پھر تو چلے آپ ڈالر ریٹ ابھی بھی 2 بلین. لیکن میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جب آپ نے یہ وہ جو کریڈٹ کارڈ کی جو بائنگ جو تھی, جو بینکس جو بائنگ کر رہے تھے اوپن مارکیٹ سے, جس دن آپ نے اس کو کم دیکھیں, جس دن وہ ختم ہوا اس دن 10-12 روپے اوپن مارکیٹ میں ریٹ گر گیا. واٹ ڈز دیٹ ٹیل یو کہ یہ کتنی والیٹائل مارکیٹ ہے اور اسپیکولیٹر کتنا, یعنی کہ تو اگر اس بیسس پہ آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں ان لو ریزروز پہ, ظاہر ہے فیئر انف, کیونکہ بلومبرگ کوئی پاکستان کا تو اخبار یا جریدہ یا کوئی ویب سائٹ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ نے بڑی سے بوکل. دیکھیں آپ یہ سوچیں مجھے ذرا زہیب خان صاحب نے جوائن کیا, چونکہ آج IT سیکٹر کے لیے بڑی اناؤنسمنٹس وغیرہ ہوئی ہیں کہ اس کو درجہ دینے کی بات کی ہے اسحاق ڈار صاحب نے, اس میں کافی مراد دینے کی بات کی ہے. چیئرمین پاشا نے ہمیں جوائن کیا ہے زہیب خان صاحب نے. زہیب خان صاحب آپ کو کیسا لگا, چونکہ IT ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے پاکستان کی اکانومی کو, تو آج کے بجٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ خاطر خواہ اناؤنسمنٹس ہیں IT کے شعبے کی پروموشن کے لیے؟ جی السلام علیکم. دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ جو 0.25% پچھلے سال سے تھا ایکسپورٹ پہ ٹیکس, وہ انہوں نے 3 سال کے لیے کر دیا. لیکن مسئلہ سارا یہ کہ اگر ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو اس کے لیے کوئی ایسا افیکٹو یہ سلوشن نہیں ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے ایک دم سے بڑھنا شروع ہو جائے گی. ہم نے 2-3 چیزیں تجویز کی بھی تھیں کہ جو سب سے فنڈامنٹل ہمارا مینج ہے وہ ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہمارے IT ایکسپورٹرز کو 100% فورن کرنسی اکاؤنٹ میں ڈالر رکھنے دیے جائیں اور اس کا 50-60% باہر لے جانے دیا جائے, تاکہ جو ہمارا کمپنیز ہیں یا فری لانسرز ہیں جنہوں نے باہر پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ اپنا پاکستان میں ڈالر کو رکھیں. اور ہم ایز آف ڈوئنگ کی بزنس کی بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں
2025 तक एक्सपोर्ट IT एक्सपोर्ट पे टैक्स एग्जेम्प्टेड थी, लेकिन वो पिछली हुकूमत ने उसकी खत्म कर दी थी। अब वो 1% हुआ, फिर 0.25% हुआ, अब 3 साल तक हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि पॉलिसी ऐसी हो कि एक तो वो लॉन्ग टर्म हो, 10-12 साल तक हमारी IT पॉलिसी को कोई ना हिलाए, क्योंकि एक फॉरेन इन्वेस्टर का और कस्टमर का ट्रस्ट लूज होता है। Exactly. तीसरी बात हम कर रहे हैं कि हमें जो IT कंपनीज हैं या फ्रीलांसर्स हैं, इनको डिजिटल बैंकिंग के जरिए आउटवर्ड रेमिटेंस जो होती है वो आसानी के साथ दे दी जाए, क्योंकि अभी स्टेट बैंक के जरिए बाहर पैसे भेजना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से जो हमारी मिड साइज कंपनीज हैं वो ऑल्टरनेट ऑप्शंस देखती हैं। दुनिया भर में इस वक्त डिजिटल बैंकिंग का दौर चल रहा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बजट में इन्होंने देखें आज जो चीजें दी हैं उसमें 1% एक्सपोर्ट के मुकाबले में आप इंपोर्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसर्स को इन्होंने $24,000 ईयरली पे उन्होंने सेल्स टैक्स की छूट दी है। बात यह कि अगर हम बिल्कुल जबरदस्त किस्म की एक्सपोर्ट इंक्रीमेंट की बात करने जा रहे हैं तो हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जरूरी है, जो गुज़श्ता हुकूमत के पिछले साल। आप चाहते हैं कि सिर्फ IT सेक्टर जो है वो एग्जेम्प्टेड हो इस मामले में, वो स्टेट बैंक पे उसका रिलायंस ना हो और उनको डिजिटल बैंकिंग के थ्रू जो है ये मामला अपना डील करने दिया जाए। और लॉन्ग टर्म पॉलिसी एक तो ये होता है ना, देखें गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, तो इसको इंश्योर किस तरह कराया जा सकता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट भी जो है वो उस पॉलिसी को चेंज ना करे? व्हाट इज सॉल्यूशन इन योर पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, सबसे पहली चीज आपने बड़ी अच्छी बात की, IT ये वाहिद सेक्टर है अपार्ट ऑफ एनी अदर सेक्टर जो कि इसमें एक्सपोर्ट जो है वो बड़ी फास्टेस्ट ग्रो हो सकती है और ये जॉब्स क्रिएट कर रहा है। तो उसके लिए देखें अभी हमने 2-3 चीजें प्रपोज की थी स्किल्स के हवाले से भी। तो स्किल के हवाले से, यूथ के हवाले से तो बजट में मेरे ख्याल से 5 से 6 अरब रुपए आ गए, बट हमने इंटरनेशनल ब्रांडिंग के लिए, हमने मार्केटिंग के लिए, बाकी चीजों के लिए भी इसके अंदर हमें चीजें कहा था, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरनेशनली सॉफ्ट इमेज बताने के लिए IT के हवाले से बहुत जरूरी है। तो एग्जेम्पशन 100% डॉलर रखना अकाउंट में, अच्छा मजे की बात ये कोई नई चीज नहीं है, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के अंदर ये फैसिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन वो 3 साल से STC डॉर्मेंट है, कोई काम नहीं हो रहा। तो वो फैसिलिटीज IT इंडस्ट्री को अगर आज दे दी जाए तो हमारी इंडस्ट्री पे बड़ा तेजी से फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच ज़ोएब खान साहब, आपने ज्वाइन किया। चेयरमैन पातशाह हमारे साथ मौजूद थे। ज़ोएब खान कहना है कि अगर कंसिस्टेंसी पॉलिसीज़ के अंदर नहीं होगी तो IT सेक्टर जो है वो उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता जिस तरह से बढ़ना चाहिए आइडियली पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को बेहतर। एक मुख्त ब्रेक लेते हैं, अच्छा ब्रेक से वापस आते हैं, रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम न्यूज़ पर स्पेशल बजट ट्रांसमिशन जारी है और हमें ज्वाइन किया है ट्रांसमिशन में एहसन बख्तारी साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। एहसन साहब, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। ये बताएगा कि आज का बजट ताजर बरादरी को कैसा लगा? सर, हम ये समझते हैं कि मौजूदा हालात में इससे बेहतर बजट पेश करना मुमकिन नहीं था, और जिस तरह से गवर्नमेंट ने जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, IT सेक्टर के लिए, SMEs के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए जो इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं, तो हम ये समझते हैं कि इससे नेक्स्ट आने वाले साल में काफ़ी सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और रेमिटेंसेस में काफ़ी आप ग्रोथ देखेंगे। और जो टारगेट है आपका एक्सपोर्ट्स का 30 बिलियन डॉलर्स का, उसमें भी ये काफ़ी रियलिस्टिक टारगेट है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये कोई लोग कह रहे थे कि इलेक्शन बजट होगा, ये इलेक्शन बजट नहीं है, ये पाकिस्तान बजट है और ये बड़े सोच समझ के बनाया गया। और मैं समझता हूँ कि इस मुश्किल हालात में जो इकनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे और जिस तरीके से 1 से 16 ग्रेड के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफा किया गया है, और जो आपकी इन्फ्लेशन थी वो तकरीबन 28% के करीब थी। तो मैं ये समझता हूँ कि वो गरीब लोग जो काफ़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे उनमें भी काफ़ी बेहतरी आएगी। और इसके साथ साथ जो EUBI ने जो पेंशन में इजाफा किया है वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है।
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کے اوپر بھی کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، اور کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا تو اس سے جب کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بزنس فرینڈلی بجٹ ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایس ایم ایز کے اوپر ریلائنس ہے زیادہ کہ ان کو اسٹرینتھن کیا جائے گا اس بجٹ میں، ایک تو یہ ہے کہ ان کی بھی تو ریلائنس امپورٹ کے اوپر ہوتی ہے، ان کو بھی جو پارٹس چاہیے جو اپنی انڈسٹری کو کھڑا کرنا ہے ان کا بھی ریلائنس امپورٹ پر ہے۔ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ $30 بلین کی ایکسپورٹ جو ہے ریئلسٹک ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے؟ ایک دوسری چیز یہ کہ اگر ایل سیز کھلنا مسئلہ ہوتا ہے نا ایکسپورٹس کے لیے تو آپ کو پھر یہ ایک بڑا مسئلہ آئے گا، تو یہ کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہے؟ مطلب آپ نے کوئی 15-20 ایگزمپشنز اس بجٹ میں دی ہیں ڈفرینٹ سیکٹرز کو، کہ کسٹم ڈیوٹی کی ایگزمپشنز دی ہیں انپٹ را مٹیریل انپٹس پہ، مطلب را مٹیریل کی، لیکن اگر ایل سی نہیں کھولیں گے تو اس ایگزمپشن کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں دیکھیں، ہمیں یہ امید ہے کہ اب ایل سیز کا مسئلہ، کیونکہ جب ہماری خود بھی فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور اس میں ہم نے یہ پرپوزل دیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جتنی بھی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے اس کے لیے جو ایل سیز کا ایشو ہے وہ بالکل اس کو ایڈریس کر رہے ہیں اور ان کی ایل سیز میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جو لاسٹ ایئر جو فلڈز آئے تھے اس کی وجہ سے کافی ہماری اکانومی کو سفر کرنا پڑا اور ہماری جو کاٹن کی کافی جو فصل تھی وہ بھی خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ہماری جو اوور آل جو ایکسپورٹ تھی وہ کم رہی، اور اس دفعہ ایک ریکارڈ رقبے کے اوپر جو کاٹن کی فصل ہے وہ کاشت کی گئی ہے، جس سے ہم امید کرتے ہیں کہ آگے آنے والے سال میں ریکارڈ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہوں گی۔ اچھا، ہمیں کچھ دیر پہلے چونکہ ڈالر کی بات ہو رہی تھی کہ پیرٹی ہم برقرار رکھ پائیں گے یا نہیں ہوگی، اس پہ ہمیں ملک بوستان صاحب نے جوائن کیا ہے، ان سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا، جو کہ چیئرمین ہے فوریکس ایسوسیشن کے لیے ویلکم کرتے ہیں ٹرانسمیشن میں۔ ملک صاحب، ڈالر کے حوالے سے بتائیں کہ کیا آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں آگے، آپ کے کیا اندازہ ہے کہ ریٹ گرے گا، بڑھے گا، کیا ہوگا؟ اور یہ سب سے بڑا مسئلہ جو پیرٹی کا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، یہ ختم ہو پائے گا یا نہیں؟ کہ اوپن مارکیٹ میں ریٹ کافی زیادہ ہے اور انٹر بینک میں ریٹ کافی کم ہے، جس کی وجہ سے ہماری ریمیٹنسز کے اوپر بھی کافی اس کا منفی اثر پڑتا ہے۔ نہیں، بالکل بجا فرمایا، یہ فرق ایک ہو کے 30 روپے تھا اور اب کم ہو کے کوئی تقریباً 12-13 روپے پہ آ گیا، اور ہماری کوشش اس سے بھی کم ہوا، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا بجٹ میں انہوں نے جو ہے ایک بڑا اچھا اعلان کیا، اوورسیز پاکستانیوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں اسپیشل کوئی کارڈ دیے، ڈائمنڈ کارڈ اوورسیز انہوں نے انٹروڈیوس کرانے کو کہا ہے، اور اس میں ان کو پرائرٹی بیس پہ اور جس طرح بیوروکریٹ کو جو ہے پاسپورٹ دیے جاتے ہیں اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، اور ان کو ہر جگہ پہ لائن میں نہیں لگے، ان کے الگ ایک کاؤنٹر بنائے جائیں گے کسٹم میں یا جتنے بھی سروسز کے ہیں، تو اس سے اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا لوگوں کی ڈیمانڈ بھی تھی اور چاہتے تھے کہ ہمیں خصوصی ٹریٹمنٹ دی جائے، تو یہ انہیں ایک وی آئی پی کا درجہ دیے، اس سے میں سمجھتا ہوں کافی پیمانے میں اس کارڈ کو حاصل کرنے کے لیے اب ہمارے 12 ملین لوگ باہر ہیں، اور اس کو 12 ملین کو اگر آپ ضرب دیں تو اس کو 4000 پر منتھ بنتا ہے، تو یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے جو کہ پاکستان میں آ سکتا ہے۔ اور یہ تو ایک موو، ایک سٹیپ ہو گیا ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن۔ باقی بتائیں کہ ڈالر کی جو کمی ہے پاکستان کے اندر، وہ کمی پوری کرنے کے لیے جو اقدامات آپ کو نظر آ رہے ہیں بجٹ کے اندر؟ میں اسی طرف آ رہا تھا، دیکھو اس کا جو بنتے ہیں $4000 پر منتھ بنتے ہیں ابھی، اگر 12 ملین لوگوں کا اگر جمع کراتے ہیں تو یہ تقریباً 5 ارب مہینے کے بن جاتے ہیں، تو یہ ہمارا ٹارگٹ اس کارڈ کو حاصل کرنے کے لیے 60 ارب نہیں تو کم از کم 40-50 ارب ڈالر تک جا سکتا ہے، کیونکہ اس کارڈ کی بڑی اہمیت ہوگی، اور یہ پاکستانی اس کو حاصل کرنے کے لیے لازمی میرے خیال کوشش کریں گے، اور یہ اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے کہ جو وہ پے نہیں کر سکے، اور جن کی اچھی تنخواہیں ہیں تو وہ سارے کے سارے جو ہے اس میں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں فیسلٹیاں بہت ہے، اگر یہ کامیاب ہوتا ہے اس کا رزلٹ میرا خیال ہے اگر گورنمنٹ فوراً امپلیمنٹ کرتی ہے تو ہمارا جو اس وقت ورکر ریمیٹنس $2 ارب سے بھی کم ہے، تو یہ اگر اسی کارڈ کو اسی مہینے کو ایسے آن لائن یا پورٹل پہ سروس انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں کہ فوراً کارڈ ان کو ایشو ہو جائیں، اور یہ دکھا کے ان کو یہ سہولتیں اس مہینے سے ملنا شروع ہو جاتی ہیں یا اگلے مہینے سے بھی، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ورکر ریمیٹنس آپ کی بڑھ رہی ہے تو یہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں، اور جس طرح انعام کے لیے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک انعامی اسکیمیں شروع کرے گا، یہ ہم کب سے کہہ رہے تھے، بڑا اچھا فیصلہ ہے، لوگوں کو گھر ملنا چاہیے، کارڈ ملنے چاہیے، گاڑیاں ملنی چاہیے، ہماری ایکسچینج کا لیکن یہ اگر گورنمنٹ کرتی ہے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور ہماری ورکر ریمیٹنس کا ٹارگٹ پر منتھ میرے خیال 3 ارب پہلے ہونا چاہیے اور اگلا $4 ارب ہونا چاہیے، تو یہ ہماری سارے جو ٹریڈ گیپ ہے یا جو ہماری ایل سیوں کے مسئلے آ رہے ہیں
क्योंकि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बाहर है और इससे फ़ायदा उठा के हुकूमत उनको फैसिलिटेट करती है और जो वादा कार्य पूरा करती है। मैं समझता हूँ पहले महीने में इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा मलिक बोस्तान साहब, एक इस पे बड़ी डिबेट होती है, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा भी हमेशा, डार साहब को कोर्ट भी किया जाता है, कंट्रोवर्सीज का भी जो है वो सामना करना पड़ता है कि जी जब आ रहे थे उस वक्त कहा जी 165 तक जो है वो डॉलर का जो एक्चुअल रेट है वो होना चाहिए। अब इस वक्त 300 क्रॉस कर गया, डार साहब कह रहे हैं एक्चुअल रेट जो है 240 244 जो है वो होना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये डार साहब कहें या मैं कहूँ या और कोई पाकिस्तानी कहे तो लोगों को यकीन नहीं आता, लेकिन ये तो ब्लूमबर्ग ने कहा है, पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है, उन्होंने पाकिस्तानी रुपये को कहा कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है और इसकी जो उन्होंने बताया कि 245 रुपये हमारे हिसाब से। उन्होंने कहा रीजन में आप देखें इंडिया का रुपये जो वो 82 है, बांग्लादेश का 95 है, और तो और अफगानिस्तान देख लें जो कि इकनॉमिक सेक्शन है उसका 86 है, और श्रीलंका जो कि डिफॉल्ट के वक्त उसका रुपया 295 था और डिफॉल्ट के बाद 390 तक गया और अब दोबारा वापस 300 पे आ गया। तो उसका मतलब है उन लोगों ने सीख लिया कि हमने बचत करनी है और लाइनों में लग के उन्हें एहसास हुआ कि अगर ये इस तरह पहले हम ये चीज़ें कर लेते तो हम इस हाल में नहीं पहुंचते। तो हमने भी इसको सीखना है। हुकूमत ने जो 8 बजे शॉप बंद करने को कहा है तो हमें इस पर वॉलंटियरली तौर पर आगे एहतजाज नहीं करना चाहिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का भी यही हुक्म है, नमाज पढ़ कर रिज़्क़ में निकल जाओ और सूरज गुरूब पहले वापस आ जाओ। तो हमें यूरोप ने इस पे अमल किया, वो हमसे कितने आगे हैं और हमने सर वो पाकिस्तान के जरा ज़ाहिर है वो एकदम से तो आदत नहीं बनती। आप एकदम से 8 बजे का टाइम दे दें तो ज़ाहिर आप ग्रेजुअली उसको करना पड़ता है। यहाँ एकदम से जब करते हैं तो लोगों का फिर रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग आता है। लेकिन 10 से पौने 10 करें, 9:30 करें, आधे घंटे कर लेकिन एकदम से नहीं होता ना। दुनिया भर में आदत एकदम से नहीं होती, दुनिया भर में ग्रेजुअली होता है ये काम। मुख्तलिफ है, मेरा इस मामले मुख्तलिफ। मेरा ये ख्याल है कि ये बात दुरुस्त है कि 8 बजे मार्केट्स बंद होनी चाहिए। रीजन ये है अगर आप एकदम से 8 नहीं कर सकते ना, एकदम से क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको बताता हूँ कैसे हो सकता है। ये बात आज एक महीने पहले से नहीं हो रही है। पिछले हम 8-10 साल से PMLN की पिछली गवर्नमेंट से ये प्लान हुआ था और जब उन्होंने अटेम्प्ट की, प्रोटेस्ट शुरू हुए पंजाब में, कराची में, दीगर जगहों पे। देखें पिछले 10 साल से आप अपनी कौम को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आप 8 बजे दुकानें बंद करें, तो आप इसमें किसका फायदा है? आवाम को ये समझाने की जरूरत है कि जो महंगी बिजली डॉलर्स में पे करके हम आज ले रहे हैं, आप दुकान बंद करके शायद 10,000 का लॉस कर रहे होंगे, लेकिन बिजली का बिल पे करके आप 50,000 रुपए का लॉस कर रहे हैं। सो आपको स्टेट को अपनी रिट को अब स्टैब्लिश करने के लिए ये पहले समझाना भी पड़ेगा और अब इसलिए करना पड़ेगा कि 10 साल पहले जब इनकी गवर्नमेंट थी 13 से 18 में, तब शायद इतना पाकिस्तान पे हालात नहीं थे कि आज रेमिटेंसेस का भी इशू है। मोर ऑफ अ पॉलिटिकल इशू बिकॉज़ इनकी जो बट वन हैज टू डिसाइड, स्टेट हैज टू इंटरवीन इन दिस मैटर। क्या पहले क्या इन्हें कन्विंस करें? अगर कन्विंस नहीं करते फिर असर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज स्टेट पे करती है, स्टेट लोगों से लेके पे करती है। मैं 10 रुपए का लॉस करूं, बैठे उनसे पूछ लेते भाई कि ये इंप्लीमेंट मैं तो अपनी राय दे रहा हूं, चैम्बर की अपनी राय। हम वायबल है नहीं है कि ये इसमें पहले बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था और अगर इनिशियली इसका टाइम 10 बजे तक कर दिया जाता तो वो काफ़ी अच्छा फ़ैसला होता। लेकिन अगर आपने 8 बजे करना है तो हमारी सजेशन ये है कि सुबह जो बैंकिंग टाइम है वो 9 बजे की बजाय अगर सुबह 7 बजे कर दिया जाए, ठीक बात। और जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वो 9 बजे खुलने की बजाय अगर सुबह 7 बजे खुलें और हम मैक्सिमम सनलाइट को यूटिलाइज करें तो फिर तो इसका फ़ायदा है। लेकिन अगर सिर्फ इस चीज़ को देखा जाए कि दुकानें बंद करवा दी जाए और ऑन द अदर साइड जिस तरह से आप कह रहे थे, जो पाकिस्तान की इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वो तकरीबन 43,000 मेगावाट्स है और हम 30,000 भी यूज़ नहीं कर रहे और 13,000 सिर्फ हम कैपेसिटी चार्जेस में दे रहे हैं। तो अगर हम उनको इनकरेज करें कि यार अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है और वो जो हमारे IPPs बंद पड़े हुए हैं या जो अपनी कैपेसिटी के ऊपर प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें और अगर काम रात 10 बजे तक भी चल सकता है तो उसको चलाया जाना चाहिए। लेकिन उनको चलाने में ज़्यादा नुकसान है ना। मेरा मतलब है आप लाइन लॉसेज, सर्कुलर डेट और सारा कुछ देखें, अगर हम उनको चला लें। यही सवाल आपके सामने है, लाइन लॉसेज का क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो तो ज़्यादा नुकसान है। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि सरकारी दफातर जो है वो 8 से 4 करें। हम नहीं समझे, 8 है, हम नहीं समझे। 7 बजे एक और 8 बजे कर लें, 8 से 4 कर लें। नहीं, एक और चीज़ देखें, ये मैं एज अ मीडिया मैन ये बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपकी अपनी पोजीशन है, आप चैम्बर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी का, ये गवर्नमेंट इनका अपना होगा, लेकिन हम ओपिनियन मेकर्स हैं। मेरा ये ख्याल है, हम पूरी दुनिया घूमते हैं ना सारे,
बड़े बड़े मुल्क जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो उन्होंने मार्केट्स का टाइम रखा हुआ बंद कर देते हैं। एक गरीब मुल्क जो तरक्की पजीर मुल्क है जिसकी हालत यह है कि वो 1-1 अरब डॉलर के लिए जो है वो इस वक्त उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये नेशंस कड़वे घूंट पीती हैं, ये डिसीजंस लेने। आई एग्री विद यू कि सुबह 7 बजे बैंक भी खुले ताकि आपका बिजनेस सुबह 7 बजे से चलना शुरू हो। पता चला बैंक वाला 10 बजे टहलता हुआ आ रहा है और आपने 8 बजे शॉप खोली है। आदिल साहब वो बताऊं, ये कह रहे हैं कि आप 4 बजे दफ्तर बंद करें ताकि लोगों के पास 4 घंटे शॉपिंग के लिए हों। अगर आप ऑफिस 6 बजे बंद करेंगे तो फिर शॉपिंग टाइम क्या होगा? मलिक साहब की इनपुट ले। जी मलिक साहब, मेरा ख्याल है बंद करना चाह रहे हैं आप इस पे? बिल्कुल बंद करना। हेलो जी मलिक साहब, मेरे से कॉल किया आपने? हेलो 8 बजे तक डॉलर, 7 बजे तक तो डॉलर चला जाता है ना, डॉलर तो 4 बजे चला जाता है, उनका मसला नहीं होगा। देखो जी, यूरोप की मिसाल हमारे सामने है, वो उनके जितने भी हैं, आप छोड़े आपके बच्चे स्कूलों में 7 बजे 8 बजे के बाद कोई बच्चा स्कूल में नहीं जाता। सब वालिदैन उठते हैं, कोई ऐसा घर नहीं जिसका बच्चा ना हो, उस वक्त उठ जाते हैं, बच्चे को छोड़ के भी आ जाते हैं। 2 बजे 1 बजे उनको छुट्टी भी हो जाती है। तो ये बड़ा अच्छा सजेशन है कि 8 बजे से 4 बजे कर दिया जाए और आगे 4 घंटे उनको 8 बजे हो, 4 घंटे वो अपनी शॉपिंग करें। लंदन, अमेरिका, यूरोप के सारे मार्केट्स बंद हो जाती हैं। आपको पता होता है आप 5 बजे के बाद अगर मार्केट गए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। नौसत फैली हुई है पूरे पाकिस्तान में। और देखिए ना, कौम को ये समझाने की जरूरत है, पूरी दुनिया डेवलप कंट्री एक तो ये करती है, दूसरी चीज समझाने की जरूरत है कि भाई आप 10,000 का लॉस करेंगे 7 से 9 में, छोटी दुकान की बात कर रहा हूँ, लेकिन 30,000 उसके बजाय आप बिजली का बिल पे कर रहे हैं रात को, जो आपका बल्ब जल रहा है, लाइट जल रही है और शॉपिंग। एक सवाल इस पे और भी था। आप तो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट, फैसलाबाद सारा इंडस्ट्रियलिस्ट की सिटी है, लेकिन होगा इसी तरह। देखें, आपको कौम को ये समझाना पड़ेगा कि अब हम ये तलल्ले अफोर्ड एकदम से ना करें। मैंने लास्ट ईयर जुलाई में 10 साल से हो रहा था एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर, और उसमें जो मेरी तजवीज़ थी वो ये थी कि जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, पहले तो उनको ऑन बोर्ड लिया जाए कि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, हमें एक डॉलर को बचाना है, और फिर आप एक कैंपेन लॉन्च करते हैं जो एजुकेशनल हो, लोगों को बताएं। मैं आपको बताऊं, आप मेंबर, मस्जिद, एंकर, जहां जो इन्फ्लुएंसर हैं, सबको इस्तेमाल करें ताकि उससे एक नेशन का माइंड मेकअप हो कि हाँ यार ये बहुत वक्त की जरूरत है, इसमें हमारा बहुत पैसा जाया होता है और लोगों की जिंदगी आसान होती है। आई मीन आप एक रूटीन में आ जाते हैं, अच्छी रूटीन बन जाती है, दुकानदारों की भी जिंदगी है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्वालिटी इंप्रूव होती है। ये आपने जो ट्रेडर्स को रिलीफ दिया है कि शॉप एरिया फॉर टायर 1 रिटेलर्स इज प्रपोज्ड टू बी विथड्रॉन, इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि ट्रेडर्स का ये मुतालबा था। देखिए, जो टेयर 1 थे उनकी जो एक स्क्वायर फुटेज के ऊपर उनके ऊपर पीओएस जो है वो लगता था, तो मेरे ख्याल से जो स्क्वायर फुटेज जो है वो उसको रीवैम्प, उसको विड्रॉ कर लिया जी। तो उससे ये है कि वो एक नॉर्मल अपना, यानी कि स्क्वायर फुटेज की वजह से नहीं होगा, उनके ऊपर टैक्स लागू होगा, उनका ऑन सेल जो उनका वॉल्यूम है उसकी बेसिस पे उनके ऊपर पीओएस लगेगा। क्योंकि अगर पहले स्क्वायर फुटेज के, कुछ लोगों का ओपिनियन ये था कि स्क्वायर फुटेज जो है वो इस चीज़ को नहीं ट्रांसलेट करता कि कितनी सेल है कितनी नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से कुछ देर पहले बात कर रहे थे डॉलर की कि अंडर वैल्यूड है पाकिस्तानी करेंसी डॉलर के मुकाबले में। ब्लूमबर्ग का हवाला भी देते हैं इसहाक डार साहब भी, ये भी ट्रेडर मांग रहे हैं। क्या रोकता है, ऐसी कौन सी चीज़ें रोक रही है वजीर खजाना को कि वो रुपए को जो उसकी असल जो वैल्यू है वहाँ पे लेके ना आए? क्यों नहीं लेके आते वो वजीर खजाना हमारे लेके आए? देखें, अगर आपके मिसाल के तौर पे अगर IMF डिले हुआ, उसकी वजह से और IFI से जो आपको फंडिंग होनी थी वो डिले हुई, तो एक टेम्परेरी आप एक पाकिस्तान जो है एक लिक्विडिटी क्राइसिस में पहुंच गया। उसके अंदर फिर जिस तरह का एक पॉलिटिकल क्लाइमेट था, वहाँ जो खिलवाड़ किया गया कि ये डिफ़ॉल्ट होने लगा है मुल्क, और फिर जो सेंटिमेंट मार्केट के तबाह किए गए, तो उससे जो स्पेकुलेशन का एलिमेंट वो इनरोल आ जाता है। अब हुकूमत के पास वो तो हमेशा से अंडर वैल्यू डॉलर को उन्होंने रखा हमेशा रुपए के मुकाबले में, तो यहाँ तो अपनी वैल्यू पे लाने में उन्हें क्या चीज रोक रही है? उसकी वजह ये है कि ये जो हमें इनफ्लोज एक्सपेक्टेड थे, जो हमने टारगेट मीट करने थे, वो टाइमली नहीं हो सके क्योंकि आपका IMF डिले हो गया। अगर वो इन टाइमली हो जाता तो ये डॉलर यहाँ भी ना पहुँचता जिधर पहुँच गया है। तो आगे मूविंग ऑन, हमने इस तरह तो नहीं चलना। IMF होना है, जब IMF होगा तो आपके बाकी भी बिल्कुल जी होगा। हम सुन रहे हैं पॉवर्टी के और अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स नहीं है, वो क्यों नहीं? देखिए, मेरे ख्याल से इकोनॉमिक सर्वे ने कल जो है उसके अंदर नहीं किया कि कितने लोग गुर्बत और बेरोजगारी का क्या नंबर उसमें आधा तो शुमार मेरे पास इस वक्त अपडेटेड नंबर्स तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली पर कैपिटा डिक्रीज हुई है, व्हिच शोज के लोगों की ऑन एवरेज जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो गिरी है। वैसे ये फिगर कहां से उठाया है अनएम्प्लॉयमेंट का 6% का इसहाक डार साहब ने?
बजट में तो जिक्र नहीं किया वो अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र किया। कल जो आया इकोनॉमिक सर्वे के अंदर 6% लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए, ये कहां से उठाया? ये तो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वही सारे फिगर्स जो है वो एक्यूमुलेट करती है और मार्केट से करती है और अपने सर्विस कंडक्ट करती है और वहां से फिर वो फिगर्स इकट्ठे होते हैं। अगर इकोनॉमी 6% से 0.39 पे आई है तो अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ 6%, भले वो इकोनॉमी सिर्फ हुई है तो अनएम्प्लॉयमेंट हुई है ना, बिल्कुल हुई है, तो वो सिर्फ 6% पे है। लेकिन ये फिगर तो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का है, अब मेरे ख्याल से इसको फर्दर वेल करना होगा। नहीं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो रोशन डिजिटल की क्या पोजीशन है? रोशन डिजिटल, देखिए मेरे पास अभी अपडेटेड फिगर तो नहीं है कि रोशन डिजिटल अभी कहाँ खड़ा है, बट इट इज रनिंग। अब वो फैसिलिटेशन आपको रोशन डिजिटल को देखना पड़ेगा कि अमेरिकन फेडरल स्टेट बैंक जो है, फेडरल बैंक जो है, डेफिनेटली आपको इंसेंटिव को उसने अपना काइबर बढ़ा दिया है तो आपका रोशन डिजिटल का वो गैप कवर हो गया। जो इंटरनेशनल आपको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उससे ज़्यादा इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि वो कंटिन्यू करे अट्रैक्ट करना जो है वो रेमिटेंसेस को, कि वहाँ लोग जो हैं वो उधर अपना क्रेडिट करें। देखिए हम नंबर्स को तो नहीं समझते, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर ये जो पॉलिसी है 8 बजे वाली, अगर ये इम्प्लीमेंट हो, 9 बजे भी इम्प्लीमेंट हो, तो इससे भी अगले साल तक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा जो एनर्जी कंजम्पशन की वजह से हमें पेमेंट्स करनी पड़ती है। जो लास्ट दूसरा आप लोगों का प्रॉब्लम ये कि पॉलिटिकल इकोनॉमी है ना, डिसीजंस आप लोगों के सारों के अपने वोटर्स को सामने रखकर होते हैं। यहाँ टॉक शो में तो आप सारे और पार्टीज भी आके कहते हैं नहीं नहीं जी होना तो चाहिए, लेकिन जाते हैं जब ट्रेडर्स एसोसिएशन सामने खड़ी होती है, जो आपका वोटर सपोर्टर होता है, जो इलेक्शन लड़वाता है आपको, वो खड़ा होकर कहता है नहीं करना तुसी, उसके बाद हम ये प्राइस पे करो। तो मेरा तो ये ख्याल है रियासत आजकल अपनी रिट स्टैब्लिश करने में लगी हुई है, इसको भी करवाना चाहिए। देखिए जब अभी इलेक्शंस होने जाएंगे, जब भी होते हैं, उसके बाद एक 5 ईयर की टेन्योर की हुकूमत आएगी। ये अक्टूबर नवंबर में जब इलेक्शंस होते हैं, जब भी का मतलब कि अक्टूबर या नवंबर आपको इलेक्शंस। पंजाब और केपी की बात आपको अभी भी हैरत होती है? नहीं, जब इलेक्शन आपकी हैरत पे बड़ा हैरान हूं। जब इलेक्शन होंगे तो देखिए जल्द ही मुल्क में आम इंतखाबात होने वाले हैं, जल्द देखिए हमें जल्द आ रहा है, जिस बजट में फंडिंग है इलेक्शन जिस तरह चलता है, कमिंग सून, जल्द आ रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि जो भी अब अगली हुकूमत आएगी और ये अक्टूबर नवंबर में जब आती है, तो उस वक्त जो पहला और दूसरा साल है, पहला बल्कि फर्स्ट 6 मंथ्स वो नहायत ही अहम होंगे, बिकॉज उसके अंदर आपने जो है ओवरऑल आप रिफॉर्म्स जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पहले दूसरे साल के अंदर, जो कि आपका एक लॉन्ग लास्टिंग आपको इम्पैक्ट दे सकता है। बात कर रहे थे कि रियासत को अपनी रेट इस्टेब्लिश करनी चाहिए, जहाँ सारी जगह कर रहे हैं। इफ यू रिकॉल मुशर्रफ साहब नहीं कर सके थे, तो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रेडर्स के सामने उसकी भी रीजन नहीं कर सकते। मैं बताता हूं, आजकल रियासत वैसे अपनी रेट एस्टैब्लिश कर रही है, आजकल ना करें आप ऐसे ज्यादा कर रही है आजकल। मुशर्रफ साहब ने ऐसे नहीं किया जैसे आजकल कर रही है। मुशर्रफ साहब के बारे में ये है ना, देखिए मुशर्रफ साहब ने कई गलत फैसले जाहिर किए हैं वो अपनी जगह, लेकिन मुशर्रफ साहब ना बड़े डेमोक्रेटिक टाइप के जर्नल थे। उनका तो मैं बता दूं, वो काफ लीग का जो इंटरेस्ट था उनको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता था उन्हें, जो उन्होंने सियासी ना होते कर जाते पॉलिटिकल कैपिटल बनाने की कोशिश की। मैंने आपसे अर्ज की ना कि वो इस मामले में फिर भी थोड़े से वो थे, लेकिन मैं कल शब्बर जैदी साहब को सुन रही थी, तो वो बात कर रहे थे क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात हो रही थी, तो इसे जहाँ एग्रीकल्चर की बात आती है, रिटेल सेक्टर की बात आती है, ही सेड कि मेरे पास MNAs आके खड़े हो जाते थे और वो ये कहते थे अगर आप ये टैक्स, आपको याद है वो खड़े हो गए थे ट्रेडर्स के सामने, उन्होंने कहा जी मेरे पास MNAs आ गए, उन्होंने आके कहा कि अगर आपने ये किया, इम्प्लीमेंट किया, तो हुकूमत नहीं चलेगी, हम चलने नहीं देंगे। देखिए रिफॉर्म्स में मैं बताता हूं, किसी किस्म के रिफॉर्म्स जो है, किसी ये मार्गला रोड है ना हमारे साथ ही, इस पे ड्राइव करें ना जरा, 15-20 मिनट में पूरी मार्गला रोड खत्म हो जाए। इसमें आप घर देखें, इसमें आप गाड़ियां देखें, और इनका आप टैक्स चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा इस मुल्क के अंदर क्या टैक्स दिया जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब खान साहब आए थे 2018 में, घर कितना बड़ा है, गाड़ी कितनी है, जाके करें, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। आजकल आपके वजीर से तगड़ा होता है, SBR आपके टैक्स अपना इकोनॉमी के एडवाइजर से तगड़ा होता है, MBR का बंदा। सब आजकल लोग कह रहे हैं कि गाड़ियां बहुत महंगी हो गई हैं, उनको टैक्स स्लैब में लाने के हवाले से मतलब फिक्स टैक्स की बात होती थी, तो एहसन साहब कोई ताजर भी कंट्रीब्यूट करने की उसमें है मूड में कि प्रॉपर कंट्रीब्यूट किया जाए, उसमें उनको लाएंगे आप गवर्नमेंट के साथ? सर हम तो बिल्कुल ये कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर मज़ीद जो है बोझ नहीं डालना चाहिए और गवर्नमेंट को नए टैक्स पेयर्स तलाश करने चाहिए। और जिस तरह से पाकिस्तान में तकरीबन 5 मिलियन से ज़्यादा कमर्शियल बिजली के मीटर इंस्टॉल्स हैं, अगर उनको NTN नंबर के साथ मुंसलिक कर दिया जाए तो हम समझते हैं कि इससे
कोई 2 मिलियन टैक्स पेयर्स में इजाफा हो सकता है। अगर जो है इसमें क्या इम्पेडिमेंट क्या है, ये हम सुनते आ रहे हैं, बहुत अच्छी जो है तजवीज़ है, बट हाउ कम इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड? देखिए मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस है ताजिर कम्युनिटी से, वो टैक्स नहीं देना चाहते। और वो जिस तरह आपने देखा कि पिछली दफ़ा भी हड़तालें हुई, एक बात हुई थी जो मैं वही कह रहा हूँ, हमारा वो तकरीबन इट वाज ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंटेड, लेकिन आपने देखा कि एकदम से हड़ताल वाला मामला शुरू हो गए, फिर पीटीआई ने उस चीज़ को यूटिलाइज किया। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक लाइन बोलना चाहता हूँ। देखिए आपने 28% तक रही, बट मैं पता नहीं ये जुमला टीवी पे बोलना चाहिए, लोग बाहर नहीं निकलते, एहतजाज नहीं करते, और जो हम बात कर रहे हैं अब वो जो टैक्स पे नहीं कर रही, देखिए मैं आपको एक लाइन बोलना चाहता हूं मैं, तो वो आज ये नहीं सोचते कि ठीक है उनका अपना स्मॉल बिजनेस तो थोड़ा सा चल पड़ता है, लेकिन वो जो पैसा इधर से सारा कमाते हैं वो सारा बाद में उनको जो है वो महंगाई की सूरत में पे करना पड़ता है। अभी देखें जो ये हमारी हुकूमत थी ये एक फायर फाइटिंग मोड में थी, हम तो आग बुझा रहे थे थ्रू आउट। अगर आपने टैक्स रिफॉर्म्स करनी है वो हुकूमत के आखिरी साल में नहीं होती, वो हुकूमत के हुकूमत के पहले 2 सालों में। आप फायर फाइटिंग में कब गए? इलेक्शन का साल है जी, क्या कह रहे हैं? इलेक्शन का साल है, आप कह रहे हैं गलत फैसले करते हैं। नहीं, लेकिन हम फिर भी फायर फाइटिंग करते रहे। मैं कह रहा हूँ आपने टैक्स रिफॉर्म्स लानी है, पहले 2 साल किसी भी आप नाराज करने की बात, अभी भी इतने अच्छे फैसले नहीं हुए, अभी तो ज़ाहिर है तफसील से जब बजट पे डिस्कशन होगी। मैं ये आपसे कह रहा था, आप पहले साल जब आप आए हैं पिछले साल, तो आप भी कंफ्यूज थे, इलेक्शन करा दें। आखिरी साल ही था जब हम आए हैं सर, 2022 में आए ना, 22 में आए, तो वो 23 में इलेक्शन था, नहीं 23 में जब आप आए तभी तो ये कह के आए थे ना, तभी तो ये कह के आए थे कि हम 3-4 हफ्ते के अंदर थोड़ी सी इंतखाबी इस्लाहत करके इंतखाबात में चले जाएंगे। वो उन्होंने थ्रेटन किया, देखिए जब शौकत तरीन साहब ने जो बजट में मिस कमिटमेंट शुरू की मार्च में, एक्सपेंशनरी बजट उन्होंने दिया, ठीक है, अब जहां से आपने IMF आपसे खींचना शुरू होता है, फिर आप डिसाइड करते हैं अप्रैल मई में तो हम इलेक्शन में चले जाएंगे। आप भी IMF के मामले में आपको टफ डिसीजंस लेने थे, आप डिसीजंस नहीं कर सके उस वक्त। लिए हमने टफ डिसीजंस, मार्च तक तो कुछ नहीं, अप्रैल तक तो कुछ नहीं किया। नहीं, मार्च में तो हमारी हुकूमत आई थी, अप्रैल में हमारी हुकूमत आई थी। आप अप्रैल 9 को या 8 को हमारी हुकूमत आई। सुन ले, मैं बता रहा हूं, जून जुलाई में तो लोगों को बिजली के बिल आ गए थे। मिफ्ता इस्माइल साहब 1 महीने तक लंदन रीबेसिंग की, मिफ्ता इस्माइल साहब 1 महीने तक लंदन की तरफ देखते रहे कि जल्दी से फैसला करें, तो मैं ये मुश्किल फैसला करूं। 4 हफ्ते लगे हमें फैसला करने में, बिल्कुल 4 हफ्ते लगे। देखिए पाकिस्तान इकोनॉमी, वो पिछली हुकूमत ने 8 महीने लिए IMF को डिले करते रहे, मार्च 2001 से गए, हमने 4 हफ्ते लिए इस फैसला करने में, और हमारा फैसला तब भी वो फैसला था, देखें तब भी फैसला था कि हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं। वो तो हमें लोगों ने कहा कि आप ये IMF ये तो बिल्कुल कबाड़ा हो जाएगा मुल्क का, तो हमने वो सारा बोझ उठाया और फिर फुलफिल किया। देखें जून जुलाई में हमने यहाँ एक तूफान आ गया था कि बिजली के बिल महंगे हो गए। वो अगर हम रिफॉर्म्स ना करते, अगर हम पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाते, तो मुल्क डेफिनेटली डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। तो मुझे ये बता दें, आगे होप दिलाएं पाकिस्तानी अवाम को, जरा बताएं कि ये जो एक राय है कि 2 साल तक ये बहरानी कैफियत मईशत की शोबे में जारी रहेगी, अगले भी ऐसे ही है। देखिए सबसे मैं आपको बता दूं, इस वक्त एक ही आपका सबसे मेजर क्राइसिस है जो करंट एक फॉरेन जो हुज फेसिंग पाकिस्तान, वो आपका डॉलर लिक्विडिटी का क्राइसिस है। और उस क्राइसिस के लिए हुकूमत ने विद क्लैरिटी बता दिया है कि हम IMF के प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं। आज भी ये 30 जून तक इसको मुकम्मल करने में, अगर ये नहीं होता तो अगले साल ये जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, इसके स्टार्ट में वी शुड बी हेडिंग टुवर्ड्स अनदर IMF प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि हुकूमत फिस्कल डिसिप्लिन चाहती है, हुकूमत जो है वो चाहती है कि आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल किया जाए, एक सस्टेनेबल ग्रोथ पे जाए, यही रास्ता है। इसके अलावा अगर आपको कोई बंदा कहता है कि शॉर्ट टर्म में कोई प्लान बी भी है, वो नहीं, प्लान बी तो इम्प्लीमेंटेड है, प्लान बी तो चल रहा है, प्लान बी तो नवंबर से चल रहा है। नहीं, प्लान बी तो नवंबर से चल रहा है भाई। मैं एक बात प्लान बी भी है, प्लान सी भी है। मैं एक सवाल करना चाह रहा था बड़ी देर से। मैं समझता हूँ हम अगर ये जो आपने गाड़ियों की इंपोर्ट पे वो फिक्स ड्यूटी की कैपिंग खत्म की है 1300 सीसी से ऊपर, इससे क्या आप यूज्ड कार मंगा के, तो चूंकि यहाँ प्लांट्स बंद हैं तो सस्ती गाड़ियाँ मंगाना चाह रहे हैं? सही मशवरा देना है आपने, क्योंकि कुछ इंपोर्ट भी होनी है इसका। मैं आई एम सॉरी, मैं इससे गो थ्रू नहीं हुआ, तो मैं विड्रॉल ऑफ कैपिंग ऑफ द फिक्स्ड ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन द इंपोर्ट ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल्स ऑफ एशियन मेकर्स above 1300 सीसी। वो कह रहे हैं मैंने ही पढ़ा नहीं, देखा ही नहीं। ये जो अच्छा, मुझे जरा ये बताइएगा कि क्या प्लान बी में ये भी शामिल है कि अगर IMF वाला मामला हल नहीं होता तो आप लोग डॉलर पे एमनेस्टी देने
जा रहे हैं? नहीं देखें, मैं आपको बताऊं, वी शुडंट बी डिस्कसिंग प्लान बी जब हम कह रहे हैं कि प्लान ए ही है और वो IMF का है। अगर मिसाल के तौर पे वो फेल होता है तो हुकूमत ने हर लिहाज से वर्किंग की हुई है, उसमें बार्टर इंक्लूडेड है, आप जो बातें कर रहे हैं, बट वी आर नॉट इन डिस्कशन ऑफ दैट प्लान। मैं समझता हूँ मार्केट को एक ही मैसेज जाना चाहिए कि IMF इट इज़ एंड वी आर मेकिंग ऑल सैक्रिफाइसेस फॉर IMF, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल कॉस्ट है, चाहे अवाम को सफ़र करना पड़े। ये डायरेक्शन है, यही प्लान है। It's a game of policy and posture. जी, your posture is that we need IMF. Your policy is we don't care about IMF. No, it's a game of policy and posture. It's a game of policy and posture. उन्होंने एक छोटी सी अपनी डिस्कशन में हिंट दे दिया है और मैंने पिक कर दिया क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट में आप जो है वो घिरी रहेगी, लेकिन जिससे बात करें राना साहब बात कर रहे हैं कि हम निकल जाएंगे, हमारे जो प्लान है, आपको लग रहा है कि वायबल है, ठीक प्लान पे जा रही गवर्नमेंट? सर, अगर हम ये समझते हैं कि टाइमली इलेक्शंस हो जाते हैं और उसके बाद IMF के साथ एक नया पैकेज नेगोशिएट किया जाता है, वो अगली गवर्नमेंट करे, आके मौजूदा ना करे। देखें, असल सवाल ये है, मौजूदा ग्राउंड रख गई है, मौजूदा ग्राउंड बना गई है। मतलब जो ये गवर्नमेंट अगर ये नेगोशिएट कर लेती है और नेक्स्ट गवर्नमेंट उसको आके डील को फाइनल करती है, तो मैं समझता हूँ कि उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आने वाली गवर्नमेंट को उठाने पड़ेंगे, जो भी टफ डिसीजन जो भी होंगी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि शायद अब जितना टाइम इस गवर्नमेंट के पास रह गया है उसमें IMF का पैकेज मटीरियलाइज होना थोड़ा मुश्किल नज़र आता है, और बेहतर यही है कि आगे आने वाली गवर्नमेंट अगर माली साल शुरू होने के बाद टोटल 42 दिन, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये जिम्मेदाराना इनके पास बचते हैं टोटल। ये अगर 9 मई ना होता तो शायद जिम्मेदाराना बजट भी ना होता। ऊपर से हमारे प्रोड्यूसर साहब जो उन्होंने लाइटर नोट, बड़ा उनका सवाल आया, पूछ रहे हैं जी राणा साहब से पूछे सिगरेट्स पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी का क्या सीन है? किसका? सिगरेट्स पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी आप देखें, लोगों को सेहतमंद करें, सिगरेट से परहेज करवाएं, तो मेरे ख्याल से सबको आसानी होगी। टैक्स बढ़ाने से आपका टैक्स कम हुआ? नहीं सिगरेट पे देखें उसके ऊपर रिवर्स किया। देखें 2 नंबर आ गया ना। इसके ऊपर प्लान बड़ा सिंपल है। कोई 50 फैक्ट्रियां हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर POS लगाया जा रहा है, पॉइंट ऑफ सेल सॉरी ट्रैकिंग मैकेनिज्म लगाया जा रहा है जो जदीद तरीन है। तो ये जो टैक्स एवेजन सिगरेट इंडस्ट्री में होती है उसको भरपूर तरीके से हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर सारा 2 नंबर सिगरेट बंद किया आ रहा है सारा। वो कहती है, कंपनीज कहती हैं सिर्फ 2 ही हैं जो दे रही हैं। इनके ऊपर ट्रैकिंग मैकेनिज्म इंप्लीमेंट है, वो प्लान है, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाया जा रहा है। मेरे ख्याल से काफी उसके ऊपर आप उनकी टैक्स एवेजन को रोक रहे हैं। सो दैट इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन। इस साल का टारगेट है, वो FBR का हर सेक्टर के टारगेट्स होते हैं। तो आपके ख्याल में सिगरेट इंडस्ट्री पे जो टैक्स लगाया है वो ठीक है? जी बिल्कुल, और उससे कोई लॉस नहीं हो रहा? नहीं, अगर आप इन्फोर्समेंट ठीक करेंगे तो लॉस नहीं होगा। बट वो ये कह रहे हैं ना, फिर भी हमने इंडस्ट्री को तो टैक्सेशन में लाना ही है ना, बढ़ाना ही है। स्मगल्ड सिगरेट जो है, जो अग्रीड, हमें तो पता है कि मार्केट में पैरेलल क्या चल रहा है, लेकिन वो ये कहते हैं कि उनके नजदीक गवर्नमेंट ने ये स्मगलिंग को तो आप रोकेंगे ना जी, वो तो बॉर्डर एजेंसीज को टारगेट दिए जाते हैं। नहीं, लेकिन इन्फोर्समेंट अच्छी होगी, जो हम उम्मीद करते हैं अच्छी होगी। फिर ये जो ट्रैकिंग आप ये का मैकेनिज्म आप लगा रहे हैं उससे इन्होंने स्मगलिंग रोकने के लिए इस बजट में लेवीज और खासादारों को कस्टम्स के साथ एफिलिएट कर दिया ना, कि अब वो भी स्मगलिंग पकड़ेंगे। ठीक, लास्ट 2 मिनट्स हैं जी, इसको ज़रा वाइंड अप करते हैं ट्रांसमिशन को। यू आर होपफुल कि चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ जा रही हैं? देखिए, मैं समझता हूँ इस मौजूदा हालात में जहाँ एक आपको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, कितने टाइम में निकल जाएंगे हम इस बुरान में से? साल मजीद लगेगा ना हमें? देखिए, मैं समझता हूँ अगले चंद साल मुश्किल हैं, लेकिन जो सही डायरेक्शन है, जो सही डायरेक्शन है वो हमने अपना लिए, सिमत का तयन कर लिया। साहब, आपको लग रहा है कि 2 साल में निकल जाएंगे हम इस बुरान में से? नहीं जमा कर सके, अगले साल 9000 कैसे करेंगे? 9200 कर दिया हमने टारगेट। बिल्कुल। देखिए, इस साल हमें इंपोर्ट कंप्रेशन करनी पड़ी क्योंकि हमने अपने रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करना था, जिसकी वजह से टैक्स शॉर्टफॉल आया। ये कंटिन्यू नहीं करेगा, इंशाल्लाह हम इस रट से निकलेंगे, आपके रिजर्व्स बढ़ेंगे, और जो हमारी ये जो टैक्स कलेक्शन का फॉल आया है वो इधर ही इंपोर्ट बेस्ड है। इट इज़ अदरवाइज हमारा अच्छी इंक्रीज है। अगर वो इंपोर्ट में कमी ना आती तो ये सब रियलिस्टिक है। 9200 का 7604 हमसे नहीं थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से आप ये देखें कि चीज़ें महंगी हो गई हैं और उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो 18% था, तो उसका इफेक्ट भी आएगा कि जो अगर 100 रुपये की चीज़ पे पहले 18 रुपये टैक्स जमा होता था और वो चीज़ अगर अब 150 रुपये की हो गई है तो उसके ऊपर शायद 25 रुपये जमा होगा, तो उससे लगता है कि ये उसके काफ़ी क्लोज पहुंच जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेशन तो काफ़ी हो रही है, 6%, 10% तक वो ले गए सुपर टैक्स वगैरह भी।
देखते हैं और नॉन फाइलर्स के लिए भी टैक्स बढ़ाया उन्होंने, तो उससे भी यकीनन उन्होंने टैक्स पे फिर भी नहीं आना जितना मर्जी नहीं, वो वाला तो दे देंगे ना, गाड़ी घर खरीदते वक्त दे देंगे ना। से पहले जो है ये गाड़ियों का जो है ना वो इंपोर्ट करने वाली उसका पता करके आइएगा, गाड़ी बहुत महंगी। 9 बजे के बुलेटिन के लिए ब्रेक लेते हैं, 10 बजे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।